नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं ऑपरेशन रिसर्च फर्स्ट या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं और ये वीडियो लेक्चर सीरीज में चलेगा। मतलब ये इस सीरीज का पहला वीडियो है और इसी क्रम में मैं कोशिश करूंगा कि सारे सिलेबस को कवर करूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिले। तो देखिए, फर्स्ट लेक्चर सीरीज में कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये बताया जा रहा है कि द मैट्रिक्स ए प्लस बी इज डिफाइंड। तो देखिए, मैट्रिक्स का सम जो डिफाइन होता है ना, इसमें आप ऑब्जर्व करना ऑर्डर सेम रहेगा तभी ऐड होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि 3 रो है और 2 रो, तो एक में 3 रो है, एक में 2 रो, तो कैसे ऐड होंगे? यहाँ 2 कॉलम है और 4 कॉलम है, कैसे ऐड होंगे? अच्छा, पहले का 3 रो दिया है, दूसरे का 4 कॉलम दिया है, तो ये नेसेसरी नहीं कर सकते ना कि पहले का 3 रो है तो दूसरे का भी 3 रो होगा, कुछ दिया नहीं है। और चौथे को पढ़ें तो पता चलता है कि बोथ का यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स और सेम आर्डर। तो देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, सेम आर्डर होना महत्वपूर्ण है कि 2 मैट्रिक्स को मैं तभी जोड़ सकता हूँ जब उनका आर्डर सेम हो। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। दूसरे में ए भी दिया है और कह रहा द मैट्रिक्स इतना इज इक्वल टू। तो देखिए, मैट्रिक्स में पकड़ने के लिए जैसा कि इसका आंसर दिया है, इसके हिसाब से अगर चीज़ों को पकड़ेंगे तो बहुत ही सिंपल है। जैसे कि बी यहाँ पर दिया गया, बी का फर्स्ट, ए का फर्स्ट पकड़ लीजिए, बी का भी फर्स्ट पकड़िए। तो 3a माइनस 2b, तो पहले में 3 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और दूसरे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस है तो ये -3 आएगा। लेकिन यहाँ 7 दिया है, तो इसलिए पहला तो सही नहीं है। ओके, इसलिए पहले को हमें सही नहीं कहूँगा। दूसरे में क्या है, 3b माइनस 2a, तो देखिए दूसरे में 3b है तो इसका 3 टाइम करेंगे तो 3 3 जा यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा फर्स्ट में 2 हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। तो अब चेक करिएगा, सारे ऑप्शन इसी में मैच करेंगे तो यही वाला ऑप्शन सही है। थर्ड में क्या लिखा है कि ए मैट्रिक्स ए इज ए। तो देखिए, जो सिर्फ डायगोनल पे मैट्रिक्स रहे, एलिमेंट रहे, बाकी सब जीरो रहे, तो इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन एक जो टर्म यहाँ स्केलर मैट्रिक्स यूज किया है, स्केलर मैट्रिक्स की खास बात होती है कि डायगोनल पे सेम एलिमेंट होते हैं। जैसे कि 2 रहे 2 रहे 2, बाकी सब 0 0 रहे, तो इसे डायगोनल, इसे स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। 3 रहेगा तो भी चलेगा, 5 रहेगा तो भी चलेगा, यानी कि लैम्डा आई टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो ऐसा तो है नहीं, तो ये कट जाएगा। यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी को ही बोलते हैं, तो ये भी कट जाएगा, बाकी नन ऑफ दिस तो है ही नहीं, तो इसलिए इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा। ओके, इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। ए और बी दिया है तो ए बी का प्रोडक्ट करिए और बी ए का प्रोडक्ट करिए। आप करके देखिए, सिंपल है, गुणा करके देखो, आपको यही पता चलेगा कि ए बी ए के बराबर नहीं है। आप करके देखिए, बहुत ही आसान है। ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो 8 + A ट्रांसपोज विल बी। तो देखिए, मैट्रिक्स जो ये ट्रांसपोज दिया है ना, ये ऐसा आप कई बार पढ़े होंगे, चूँकि बीएससी थर्ड ईयर में है, तो शुरू के जो क्लासेज हैं, छोटे क्लासेज हैं, यानी बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो उसमें यहाँ पे ऑब्जर्व किए होंगे कि इसका अगर ट्रांसपोज कर दीजिए तो A ट्रांसपोज + A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, मतलब कि ए बी का होल ट्रांसपोज जो होता है ना, ए ट्रांसपोज + बी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज सब पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसके और डबल ट्रांसपोज तो ए हो जाएगा, और फिर ए सिंगल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करने पर वही आ गया, मतलब कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में हम छठवें क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि ए बी कोई इन्वर्सिबल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। तो ये तो बहुत पुराना रिजल्ट है, और इसी से रिलेट करके जो ये लिखा है इसमें कुछ गलत नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ट्रांसपोज का इन्वर्स और इन्वर्स का ट्रांसपोज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तीनों, अगर आप मैट्रिक्स थ्योरी की कोई भी बुक उठाएंगे तो उसमें ये तीनों रिजल्ट हैं, ये तीनों सही हैं। इसे यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव लिखना चाहिए था, लेकिन नन ऑफ दिस लिखा गया है, तो ये मिस्टेक है। तो चूँकि ये एग्ज़ाम नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वेरीफाइड क्वेश्चन आएंगे। अगर दुर्भाग्य से गलत हो जाते हैं तो जो आपको सही लगता है सही कर दीजिए, बाद में फिर क्लेम कर दीजिए, ठीक है। तो सातवां क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है इसका इन्वर्स। तो 2 + 2 का इन्वर्स निकालना बहुत आसान होता है। अगर ए बी सी डी, सपोज करिए कोई 2 + 2 की मैट्रिक्स है, यहाँ पर ए बी सी डी, तो सिंपली इसको किया क्या जाता है, इसका
इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ए के जगह पे डी और डी के जगह पर ए, इन दोनों को ऐसे ही रखते हैं, बी सी ही रखते हैं, बस इनमें माइनस लगा देते हैं और उसके डिटर्मिनेंट से भाग दे देते हैं, ए डी माइनस बी सी, यही हो जाता है। अगर ये ए है तो ये हो जाता है ए इन्वर्स। ओके, इसी का यूज करके आप इसको बताओ, इसका डिटर्मिनेंट तो एक ही होगा, एक का एक में से 0 घटेगा, बाकी चीज़ों को बदल दीजिए तो 1 1, इन दोनों को कोई चेंज नहीं होगा, -1 0, तो ये हो जाएगा इन्वर्स। इसका ऑप्शन सी सही होगा, आप इसे देख लो। ठीक है, आप इस 8वें क्वेश्चन को अगर सॉल्व करोगे तो इस क्वेश्चन में पूछा है कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और नन ऑफ दीज। तो देखिए, कंसिस्टेंस का मतलब होता है सोल्यूशन एग्जिस्ट करना, सोल्यूशन एग्जिस्ट अगर कर गया ना तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करने में फर्स्ट और सेकंड को आप हल करोगे ना तो पाओगे कि x बराबर यहाँ पर आएगा -2 और y बराबर 0 आएगा, जो इस थर्ड में रखोगे तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ऐसा सोल्यूशन मिल गया जो तीनों को हल कर रहा है, तो ये कंसिस्टेंट हो गया। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो देखिए, नॉट ट्रू मुझे खोजना है तो पढ़ते हैं, ए रो मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए रो वेक्टर। मतलब कहने का सेंस है कि रो या कॉलम का कोई भी हो उसको वेक्टर कहते हैं। हाँ, वेक्टर तो कहते ही हैं। ठीक है, जैसे रो वेक्टर, कॉलम वेक्टर। द टर्म पॉइंट, जैसे आर्यन में कोई पॉइंट है तो चूंकि आर्यन में कोई पॉइंट है तो x1 x2 यक्सियन टाइप का होगा तो इसे वेक्टर भी कहेंगे, वेक्टर इन आर्यन। तो ए भी सही है, ए भी सही है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट ट्रू, तो हमें गलत वाला बताना है। ए रो वेक्टर कैन नॉट बी एडेड टू एनी अदर रो वेक्टर। देखिए, ए रो वेक्टर को कह रहा है किसी अदर में नहीं जोड़ सकते हैं, एनी अदर में नहीं जोड़ सकते हैं। अरे जो सेम ऑर्डर का होगा तो उसमें तो जोड़ ही सकते हैं, तो ए गलत हो गया। ठीक है, 2 वेक्टर्स आर आर्डर कंपेरेबल, 2 वेक्टर का आर्डर कंपेरेबल होगा इफ एंड ओनली इफ दे हैव द इक्वल नंबर ऑफ कंपोनेंट। हाँ, अगर 2 वेक्टर में कंपोनेंट आर्डर हैं तो मैं उसका कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, मैट्रिक्स की तरह है, तो ये भी सही है। तो इसका जो गलत के दृष्टि से अगर पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इस सेंस में इसका ऑप्शन सी सही होगा। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो देखिए, रॉन्ग स्टेटमेंट कैसे कहा जा रहा है कि ए सेट ऑफ वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट देन एनी सबसेट एल डी, यही गलत दे दिया, क्योंकि एल आई का कोई भी सबसेट लोगे तो आप एल आई ही होगा ना, मतलब लीनियर अलजेब्रा का बहुत फेमस रिजल्ट है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट तो यही सही है, बाकी आप चेक करो। ठीक है, ये जो सेट लिखा है, ये सेट जैसे कि ये लिखा है ना, ये इस प्रकार से है, एक्स वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 1। एक्चुअली वाई बराबर 1/x का आप ग्राफ ट्रेस करोगे ना तो ऐसा फंक्शन बनता है। ठीक है, और ग्रेटर कर दो तो इधर का ए पूरा पोर्शन होगा और इधर का ए पूरा पोर्शन। लेकिन इसमें कह रहा है कि x1 ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये ऊपर वाला पोर्शन हम इसको यूज करेंगे। ओके, सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन को हम यूज करेंगे, इस वाले पोर्शन को। तो ये सेट कॉन्वेक्स है। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स की जो डेफिनेशन है, देखिए कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन सिंपल है। जैसे कहा जाता है अगर कोई सेट यस है तो ये कॉन्वेक्स कब होगा, तो इसमें 2 शर्त है। हाँ, कुछ शर्त है वो मैं आपको बता रहा हूँ। x1 x2 एनी ले लीजिए, फॉर ऑल x1 x2 अगर लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2 बिलोंग कर जाए इसमें, फॉर ऑल लेमडा जो होगा वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, और लेमडा एक्चुअली लेमडा का वैल्यू इस तरीके से होता है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू 1, इसके बीच में रहेगा। ठीक है, अगर ऐसा सभी के लिए हो रहा है तो कॉन्वेक्स। तो ये जो लेमडा x1 1 माइनस लेमडा x2 है ना, अगर यहाँ पर सपोज कीजिए कि x1 है, यहाँ पर x2 है, तो x1 x2 को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ही होती है लेमडा, सॉरी ये जो लेमडा x1 1 माइनस लेमडा x2 है। ठीक है, अगर कोई, जैसे कि आप जानते हैं कि लाइन का समीकरण जानते हैं, इक्वेशन, अगर कोई कहते हैं लाइन सेगमेंट का समीकरण, रेखाखंड का समीकरण बताओ जिसके कि 2 बिंदु दिए हैं x1 और x2, तो इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, इसका जो पोर्शन है, लाइन तो अनंत से माइनस अनंत तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती है, लेकिन उसका कोई पोर्शन छोटा सा भाग को बोलते हैं रेखाखंड या लाइन सेगमेंट। उसका क्या समीकरण होता है, तो उसका समीकरण इस फार्मूले से आता है, लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2 बिलोंग टू यस। मतलब अगर यस कोई सेट है जो कॉन्वेक्स बनना चाहता है तो सभी x1 x2 और सभी लेमडा जो 0 1 के बीच में है, ये जो सेटिंग है, इस सेटिंग को बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन यस में पुनः बिलोंग कर जाए,
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं उस सेट में एक बिंदु x1 ले लूँ, दूसरा बिंदु x2 ले लूँ और उसको ज्वाइन कर दूँ, तो जो लाइन सेगमेंट बन रहा है ये उसी सेट में कंटेन है। देखिए ये कंटेन भी है, किसी भी दो बिंदु को ले लीजिए, किसी भी दो बिंदु को ले लीजिए, उसी सेट में है, तो इसलिए ये कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम कॉन्वेक्स कहेंगे। अच्छा, कॉन्वेक्स कब नहीं होगा? जब ऐसा कोई शेप बन जाए। देखो ऐसा कोई शेप बन जाए, यहाँ एक बिंदु लिए, एक बिंदु यहाँ लिए, ज्वाइन कर दिए, ये बाहर चला गया। ठीक है, ये बाहर चला गया तो ये कॉन्वेक्स नहीं होगा। तो मैं इसको हटाता हूँ क्योंकि मुझे और भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करने हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चीज़ों को सुधार दूँ, क्योंकि ये सीरीज चलेगा। तो अगर कोई भी कमेंट आप करेंगे उसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। उन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको मैं अलग अलग चीज़ों को पहले बताता हूँ। पहले लिखा है कोन। देखिए, कोन इज कॉल्ड कॉन्वेक्स कोन। तो कोई भी कॉन्वेक्स होने के लिए उसमें तो कॉन्वेक्स तो होना ही चाहिए ना। तो इफ़ इट इज़ कॉन्वेक्स सेट, तो इसके जो सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में आपको बहुत ज़्यादा मतलब उच्च कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। ठीक है, कौन है कॉन्वेक्स होना चाहता है, कॉन्वेक्स कौन होना चाहता है, तो कॉन्वेक्स तो होना ही पड़ेगा ना। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। और मतलब कि कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि काफ़ी डिसकंटिन्यूस सेंटेंस है ये, तो इसलिए ये सही भी होता है कि कोई अगर कौन है वो कॉन्वेक्स होना चाहता है, कॉन्वेक्स कौन, तो उससे कॉन्वेक्स होना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है। उसके बाद कह रहा है द स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स सेट कंटेनिंग वाई इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स हल ऑफ वाई। तो मैं आपको देखिए इस क्वेश्चन में जो चार चीज़ें हैं, एक कॉन्वेक्स सेट तो मैंने अभी जस्ट बताया, कॉन्वेक्स हल, उसके बाद में सिंप्लेक्स और सपोर्टिंग हाइपरप्लेन, ये सब चीज़ें अभी आप नहीं पढ़े होंगे। तो मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए कॉन्वेक्स हल कैसे बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। कॉन्वेक्स हल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ओके, देखिए कॉन्वेक्स हल, कॉन्वेक्स हल जैसे मैं कोई एक सेट दिया जिसमें मैंने लिखा कि 0,0, 1,0 और 0,1। अब आप बनाओ कॉन्वेक्स हल ऑफ एस, कॉन्वेक्स हल ऑफ एस। तो देखो करना क्या है, सिंपली जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि अगर इसमें सपोज करिए कि x1, x2 और x3 पॉइंट है, तो कॉन्वेक्स हल की डेफिनेशन क्या है, λ1 x1 प्लस λ2 x2 प्लस λ3 x3, जहाँ पर λi कोई भी λi 0 और 1 के बीच में रहेगा, पहला शर्त है। दूसरा शर्त है कि समेसन ऑफ λi बराबर 1 से लेके 3 तक, चूँकि 3 है, तीनों का सम 1 होगा। इस आधार पर इसका आपको कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन निकालना है। एक कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है, देखिए कॉम्बिनेशन है, वैसे आप पढ़े होंगे ना कॉम्बिनेशन, वेक्टर में अगर किसी मल्टीप्लायर का स्केलर का गुणा कर दें और कोई दूसरा वेक्टर है इसमें कोई मल्टीप्लायर कर दें तो इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन। ओके, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो उसी से मैं मोटिवेट होकर यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन को फील कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर समझिए कि मान लीजिए कि ये हम यहाँ पर पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट है 0, 0, यहाँ पर पॉइंट है 1,0, यहाँ पर पॉइंट है 0,1। ठीक है, तो जब आप इसको इस तरीके से, ठीक है, इसे ऐसे समझिए कि जब मैं, जैसे कि मैं आपको बताया हूँ अभी जस्ट पीछे बताया कि अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है x1 और यहाँ पर कोई पॉइंट है x2, इसको अगर आप ज्वाइन कर दो तो एक किससे रिप्रेजेंट होता है, λx1 प्लस 1 माइनस λx2 से रिप्रेजेंट होता है। इसको बोलते हैं कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट। देखिए ये आसान है, इसको आप समझने के लिए बहुत ही सिंपल है, आप इसे समझ सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं अगर समझाऊं आपको कि यहाँ मैं ले लेता हूँ 0, 0 और मैं यहाँ ले लेता हूँ 1, 0। ओके, तो
आप कहोगे कि अगर ये दोनों बिंदु गिवन हैं फर्स्ट और लास्ट, तो बीच का बिंदु कैसे निकालोगे? जैसे मान लो कि बीच में आता है हाफ कामा जीरो, तो मैं ऐसे निकालूंगा, पहले मैं कर दूंगा गुणा हाफ का, देखिए बहुत ही सिंपल है। इसे ऐसे जीरो कामा जीरो मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हाफ 1 कामा जीरो, इसको जोड़ देंगे तो 1/2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, और ये जो पहला वाला है ये लेमडा 1 है, दूसरा वाला लेमडा 2 है, दोनों का सम कर दीजिए तो 1 हो जाएगा। या यूं कहें कि इस पहले को मैं लेमडा लिखूं, दूसरे को मैं लिखूं 1 माइनस लेमडा, तो लेमडा का वैल्यू हाफ है, 1 माइनस हाफ कर देंगे तो ये हाफ आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। इसको भी जोड़ देंगे, लेमडा प्लस 1 माइनस लेमडा, तो ये कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसे कि इस बिंदु को आपने सपोज किया, मान लीजिए ये 0.5 था ना, 0.5 कामा जीरो था, इसके जस्ट बाद वाला बिंदु क्या होगा 0.6 कामा जीरो। इसको कैसे फाइंड करोगे? तो इस पहले में मल्टीप्लाई कर दूंगा जीरो का, दूसरे 0.4 का, दूसरे में मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा 0.6 का, अब मैं ऐड कर दूं तो यही पॉइंट आ जाएंगे। और इसके जस्ट पीछे वाले पॉइंट को क्या होगा 0.5 कामा जीरो होगा, वो कैसे फाइंड होगा? तो इसमें मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई 5 का, ये तो 5 तो बता ही दिया हूँ, 0,4 का, तो इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे कि 0 में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0,6 का, प्लस 1 में मल्टीप्लाई 1,0 में मल्टीप्लाई कर दूंगा 0,4 का, तो आप देखोगे कि 0.4,0 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से सारी चीज़ें आ जाएंगी और दोनों मल्टीप्लायर का सम 1 होगा। ठीक है, तो जब फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट दिया है तो उसके बीच के सारे पॉइंट इस कॉम्बिनेशन से जनरेट हो जाते हैं। किससे? लेमडा एक्स प्लस 1 माइनस लेमडा वाई से। और इसे दूसरे शब्दों में लिखें तो लेमडा एक्स प्लस लेमडा 2y, लेमडा 1x प्लस लेमडा 2y, और लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 का वैल्यू 1 होगा दोनों को जोड़ने पर, और लेमडा आई, कोई भी लेमडा आई 0 और 1 के बीच में होगा। तो इतनी सारी चीज़ें तो समझ गए ही होंगे कि लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा वाई या लेमडा 1x प्लस लेमडा 2y ये रिप्रेजेंट करता है x1 और x2 के बीच में ज्वाइन करने पर बीच के जो सारे पॉइंट होंगे सब के सब इसी से रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये लाइन सेगमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो अब इसी की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर टर्म जो भी दिया गया है। ओके, इसे समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मैं यहाँ पर करूँ क्या, देखिए मुझे कॉन्वेक्स हल बताना है ना, तो कॉन्वेक्स हल को समझिए कि 3 बिंदु दिए गए हैं, अब मुझे कॉन्वेक्स हल बताना है। तो मैं पहले को मान लीजिए कि मैं 0 कर दूँ, मतलब 0x1 कर दूँ, प्लस दूसरे को मैं कर दूँ सपोज कीजिए लेमडा 2x2 और फिर लेमडा 3x2। ओके, 3x3। तो पहला 0 में कर दिया तो ये पहला पॉइंट नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं इसको मान लेता हूँ x1, इसको x2, इसको x3 मान लेता हूँ, तो ये पहला नहीं आएगा, और इसमें 0 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 तीनों का योग मैं 1 कहूँगा, और लेमडा आई, कोई भी जो भी लेमडा आई होगा ये 0 और 1 के बीच में होगा, यानी बताया गया शर्त के अनुसार ही होगा, अपने से नहीं रखना है। ठीक है, तो इसके आधार पर x2 और x3 यहाँ पर दिख रहे हैं, तो उन दोनों का सम यहाँ पर जब मैं ऐसा निकालूंगा तो ये x1 x2 को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगा पूरा का पूरा। ठीक है, ऐसे में बीच वाले को 0 कर दूं, बाकी इन दोनों को रखूं तो ये फर्स्ट और थर्ड के बीच के लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर देगा। ऐसे ही सपोज कीजिए कि इस लास्ट वाले को मैं 0 कर दूं, फर्स्ट और सेकंड को रखूं तो इससे ए वाला लाइन सेगमेंट आ जाएगा। तीनों लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट हो जा रहे हैं। और जब तीनों का मैं कॉम्बिनेशन यूज करूँगा ना, तो बीच के बिंदु यूज करेंगे, बीच के बिंदु बनेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए 0,0, 1,0 और 0,1। अब मैं ले रहा हूँ, देखिए 1/2, 1/4, 1/4। अब आप देखना, इन दोनों को सम करोगे आप तो पाओगे कि इसका जो वैल्यू है लेमडा का वैल्यू 1 आ रहा है, और इसको हल कर दोगे तो 1/4, 1/4 आ रहा है। ए कहाँ आएगा, ये तो बीच में आएगा ना। तो ऐसे ही जब लेमडा के वैल्यू सब पर रहेंगे और सबका सम 1 होगा,
और इस सिचुएशन में बीच के सारे बिंदु लेमडा के वैल्यू को वेरिएट करके मैं जनरेट कर सकता हूँ। तो एक्चुअली कॉन्वेक्स हल क्या हुआ, अगर हमारे पास 3 बिंदु दिए गए हैं तो उनसे जो कॉन्वेक्स हल बन रहा है वो क्या हो रहा है, उन तीनों को ज्वाइन करने से जो शेप बनेगा उस शेप के बाउंड्री पॉइंट और अंदर के सब बिंदुओं को रिप्रेजेंट करके एक क्लोज्ड शेप बना देगा, क्लोज्ड और कॉन्वेक्स। ठीक है, यानी कॉन्वेक्स हल को आप क्लोज्ड एंड कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और ए सेट ऐसा है, ये कॉन्वेक्स हल ऐसा होता है कि यस को अपने अंदर कंटेन किया हुआ है। जैसे कि ये जो फिगर बना है इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये पहला बिंदु यहाँ पर जो 0 0 है वो भी है, 1 0 भी है और यहाँ पर 0 1 भी है। इसका मतलब है कि यस पूरा कॉन्वेक्स हल में कंटेन है। ठीक है, मतलब जो कॉन्वेक्स हल है, कॉन्वेक्स हल ऑफ वाई को अपने अंदर कंटेन किया हुआ होता है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ से तो क्लियर हो गया, कॉन्वेक्स हल आप समझ गए। तो इसके हिसाब से देखिए लिखा है कि द स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स सेट कंटेनिंग वाई इज कॉन्वेक्स हल। ठीक है, ये एक रिजल्ट होता है, फेमस रिजल्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग का, कि अगर किसी सेट से आप कॉन्वेक्स हल बना रहे हो ना तो वो क्या काम करता है कि उसी सेट को अपने अंदर कंटेन कर लेता है। ठीक है, या यूं कहें कि जो कॉन्वेक्स हल होता है कॉन्वेक्स होता है और वाई कुछ भी हो सकता है, नॉन कॉन्वेक्स भी हो सकता है या कॉन्वेक्स भी ले सकते हैं, लेकिन जब भी रहेगा तो कॉन्वेक्स हल में वाई कंटेन रहेगा। तो दूसरा भी सही है, लेकिन हमें यहाँ बताना है नॉट करेक्ट। ओके, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं सिंप्लेक्स। ए सिंप्लेक्स इन n डायमेंशन इज ए कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन हैविंग n वर्टिसेज। ठीक है, तो देखिए हम आपको पहले सिंप्लेक्स की डेफिनेशन बताते हैं। एक्चुअली सिंप्लेक्स एल्गोरिदम आता है जो बिगिनिंग में ही नहीं आ जाता है, 1-2 चैप्टर पढ़ने के बाद आता है, लेकिन यहाँ शुरू में ही सिंप्लेक्स दे दिया। तो मैंने किताब को पढ़ा तो वहाँ पर पाया कि सिंप्लेक्स का एक डेफिनेशन होता है। वो डेफिनेशन कैसा होता है, देखिए यहाँ पर सिंप्लेक्स का डेफिनेशन कहा जा रहा है, ए सिंप्लेक्स इन n डायमेंशन इज ए कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन हैविंग एग्जैक्टली n+1 वर्टिसेज। ठीक है, तो देखिए पॉलीहेड्रॉन का जो मीनिंग होता है, पॉलीहेड्रॉन का मतलब होता है जैसे कि जब आप ग्राफिकल मेथड से पढ़ रहे होंगे तो आपका एक फेजिबल रीजन आता है जिसमें आप ऐसे ऐसे फिगर बनाते हैं। ओके, तो ये जो शेप बनता है ना, ये शेप यहाँ ओरिजिन से लेके ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये जो शेप बना हुआ है इसी को बोलते हैं पॉलीगन या बहुभुज। यही जब मोर देन 2 डायमेंशन यानी कि 3D या इससे ऊपर के डायमेंशन में बनने लगता है ऐसा फिगर, तो उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूँ, जैसे सपोज करिए कि 3D है, समझिएगा 3D है, इस 3D में मैं एक प्लेन लिया, ऐसे इस टाइप से मैं एक प्लेन ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये ओरिजिन है और यहाँ एक बिंदु है A, यहाँ पर एक पॉइंट है B, यहाँ पर एक बिंदु है C। तो ये क्या काम किया है ना कि ए एक्स एक्सिस, ए वाई एक्सिस, ए जेड एक्सिस, तो इसको बोलेंगे एक्स जेड प्लेन, इस वाले को बोलेंगे वाई जेड प्लेन। ओके, इस नीचे वाले को बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। जो ऊपर से जो प्लेन जा रहा है ये कुछ इस प्रकार का होगा, x+y+z=1 या 2 या कुछ भी हो सकता है। इन स्टैंडर्ड ax+by+cz+d=0 टाइप का प्लेन होगा। ठीक है, तो ये देखिए उधर से एक फेस से बंद है, इधर से एक फेस से बंद है, नीचे के एक फेस से बंद है, सामने से एक बंद है, तो ये 4 फेस से बंद हुआ शेप है, तो इसी को बोलेंगे पॉलीहेड्रॉन। लेकिन एक कॉन्वेक्स हो जाए तो कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन। तो इस प्रकार का जो बंद शेप होता है प्लेनों से ना, वो बनते हैं, वो कॉन्वेक्स होते ही हैं। ठीक है, तो एक कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार के शेप को आपको यहाँ पर समझना है। तो कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन आप समझ गए होंगे कि जैसे 2D में कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है, ठीक है,
और कॉन्वेक्स पॉलीगन देखिए, ये इसकी उत्पत्ति इस प्रकार से होती है कि जब भी हम कोई मैक्स या मीन का जो प्रॉब्लम लेते हैं, मैक्स का ही ले लेते हैं, मैक्स जेड बराबर सी ट्रांसपोज ए एक्स, और सब्जेक्ट टू कंडीशन में ए एक्स लेसर इक्वल टू बी और एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो जो लेसर इक्वल टू है ना, लेसर इक्वल टू की वजह से एक 2D में, अगर मैं इसे 2D में कहूँ तो 2D में एक लाइन होता है जिसके नीचे का भाग, दूसरा लाइन है उसके नीचे का भाग, और एक्स वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो नॉन नेगेटिव जो रेस्ट्रिक्शन है, इन सब का यूज करके जो हम बनाते हैं वो पॉलीगन बनता है, सॉलिड पॉलीगन बनता है, मतलब बीच वाला भी होता है, बाउंड्री भी होता है। लेकिन यही जब फिगर 3D में बनने लगे, 4D 5D में बनने लगे, तो उसको कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन बनते हैं। तो मैं 3D में आपको यहाँ पर एक समझाया हूँ, जो बनेगा चतुष्फलकीय संरचना। ठीक है, जैसे कि आप अपने कमरे के कार्नर को देखिए, तो कार्नर पर 3 प्लेन मिले हैं, एक एक्स वाई प्लेन, इधर से एक्स जेड प्लेन, इधर से वाई जेड प्लेन, और उस पर एक बाहर से एक ऐसे तीनों पर थोड़ी दूर दूर जाकर के 3 बिंदु लेकर के, मतलब एक्स अक्ष किसी को मान लीजिए, उस पर थोड़ी दूर जाकर ए बिंदु ले लीजिए, वाई अक्ष मान लीजिए किसी को, उस पर आगे जाके एक बी बिंदु ले लीजिए, और एक जेड एक्सिस मान लीजिए, उस पर जाके आगे एक सी बिंदु ले लीजिए। अब तीनों को ज्वाइन कर देंगे ना, तो ये जो आकार बन रहा है ये 4 प्लेनों से बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के शेप को हम कहेंगे कि ये कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंप्लेक्स क्या है? एक सिंप्लेक्स इन n डायमेंशन, n डायमेंशन में सिंप्लेक्स होता है कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन हैविंग, जिसके पास होता है एग्जैक्टली n+1 वर्टिसेज, जिसके पास n+1 यानी कि उस डायमेंशन से एक ज़्यादा शीर्ष होंगे। तो जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊँ तो इसे ऐसे समझिए कि 2D में, ये 2D है, तो n बराबर जब आप यहाँ पर 2 रखोगे तो 2+1 यानी कि 3 वर्टेक्स, तो 2D में 3 वर्टेक्स को मिला दोगे तो इससे जो कॉन्वेक्स शेप बनेगा, ये पॉलीगन का जो शेप बनेगा ये ट्रायंगल होगा। तो यहाँ लिखा है हमने, ठीक है, ए सिंप्लेक्स इन 1D, सॉरी ये 1D का मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको मुझे 2D में बताना है। ठीक है, देखिए ए सिंप्लेक्स इन 2D इज ए ट्रायंगल, समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं 1D में ही निकालूंगा तो 1D में जब n बराबर आप 1 भरोगे ना, n बराबर 1, तो यहाँ पर 1 भरोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 वर्टेक्स चाहिए, तो 1 वर्टेक्स यहाँ, 1 वर्टेक्स यहाँ, इसको ज्वाइन कर दो तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो 1D में यहाँ पर देखिए सिंप्लेक्स इन 1D 1 डायमेंशन इज लाइन सेगमेंट। ओके, 0 डायमेंशन, 0 डायमेंशन में क्या होता है कि हमें अगर n का वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 + 1 1 होगा, तो 1 वर्टेक्स, तो 1 वर्टेक्स तो एक बिंदु ही होगा। तो 0 डायमेंशन में इस सिंप्लेक्स इन 0 डायमेंशन इज ए पॉइंट। देखिए जो सिंगल पॉइंट होता है ना किसी सेट में, अगर सिंगल पॉइंट है तो कॉन्वेक्स होता है। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप इसे समझ सकते हो। मतलब इसलिए कि जैसे कि मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पर इसे ऐसे समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ कि सिंगल्टन कोई सेट है तो कॉन्वेक्स होगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई सेट ऐसा है इसमें केवल सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट का मतलब मान लीजिए कि 1 है। ओके, तो कहोगे कॉन्वेक्स है कि नहीं। तो इसमें से आप 2 बिंदु निकालो, एक x1 एक x2, और लेमडा जो भी मन करे वो ले लो, सिर्फ 0 1 के बीच में रहेगा। अब मैं लेमडा x1 + 1 - लेमडा x2 देख रहा हूँ क्या आएगा। चूँकि S में सिंगल्टन 1 है तो आप x1 भी चूज करोगे तो 1 ही चूज करोगे, x2 भी चूज करोगे तो 1 ही चूज करोगे। तो 1 × x1, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, लेमडा 1 लेमडा × 1 + 1 - लेमडा × 1, दोनों को खोल के आप ऐड करोगे ना तो 1 ही आएगा, जो फिर से घूम के कहाँ S में बिलोंग कर गया। तो ये जो कॉम्बिनेशन था S में हो गया, इसलिए कॉन्वेक्स सेट हो गया। तो जो कॉन्वेक्स एनालिसिस है, या फिर यूँ कहें कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, या OR फर्स्ट, अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बशर्ते आपको ध्यान दे करके पढ़ना होगा। देखिए यही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिंप्लेक्स की डेफिनेशन यही है कि n डायमेंशन में कोई कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन बने जिसमें n+1 वर्टेक्स हो, उस डायमेंशन से ज़्यादा वर्टेक्स हो तो उसको बोलेंगे हम सिंप्लेक्स। तो एक सिंप्लेक्स बनाइए 3D में, तो 3D में जो सिंप्लेक्स बनाएंगे ना, तो 3D देखिए A है, इसमें कोई सिंप्लेक्स बनाइए तो सिंप्लेक्स में 4 बिंदु चाहिए, तो 1 बिंदु यहाँ, 2 बिंदु,
3 बिंदु, 4 बिंदु, चारों बिंदु को ज्वाइन कर दीजिए तो देखिए चतुष्फलकीय शेप बन रहा है। ठीक है, तो चतुष्फलकीय बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सिंप्लेक्स इन 3 डायमेंशन इज टेट्राहेड्रॉन। तो इसके आधार पर देखिए जो ये सी वाला सेंटेंस है, सी वाले सेंटेंस में कहा जा रहा है यहाँ पर, सी वाले सेंटेंस में कि ए सिंप्लेक्स इन n डायमेंशन इज ए कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन हैविंग n वर्टेक्स। अभी आप पढ़े हैं कि n+1 वर्टेक्स होता है, लेकिन इसमें लिखा जा रहा है कि n वर्टेक्स तो पक्का है, गलत है। ठीक है, ये गलत है, तो ये गलत होगा लेकिन नॉट करेक्ट है, तो यही हो जाएगा सही। ओके, ये हो जाएगा सही। यहाँ लिखा जा रहा है कि द सपोर्टिंग हाइपरप्लेन नीड नॉट बी यूनिक। देखिए सपोर्टिंग की जो मैं डेफिनेशन है मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। सपोर्टिंग हाइपरप्लेन, यहाँ देखिए मैंने पहले से ही लिख करके रखा है आपको समझाने के लिए कि सपोर्टिंग हाइपरप्लेन किसका पहले होता है। ठीक है, जैसे कोई चीज़ होता है तो किसी के रेस्पेक्ट में होता है ना, ऐसा थोड़ी ना कि रैंडम कहीं से भी कुछ भी बना देंगे। तो जो सपोर्टिंग हाइपरप्लेन होता है किसी का सपोर्ट करता रहता है। ठीक है, और हाइपरप्लेन है, हाइपरप्लेन देखिए कोई भी प्लेन होगा जब यही प्लेन 3 से ज़्यादा डायमेंशन में होती है तो प्लेन का ही नाम हो जाता है हाइपरप्लेन, और कुछ खास नहीं है। ठीक है, प्लेन हाइपर कब होती है, जब 3 से ज़्यादा डायमेंशन में हो जाए तो उससे हम लोग मतलब प्लेन ही है। हाइपर प्लेन कुछ अलग से, हाइपर कहने का सेंस है कि बड़ा। ठीक है, बड़ा प्लेन, तो बड़ा प्लेन 3 डायमेंशन से ज़्यादा हो जाएगा तो बड़ा प्लेन हो जाएगा। तो कोई प्लेन हर डायमेंशन में अलग अलग होती है। तो जैसे कि अगर 1 डायमेंशन में आपसे मैं पूछूंगा कि प्लेन क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनना। 1 डायमेंशन में अगर मैं पूछूं कि हाइपर प्लेन क्या है, तो 1 डायमेंशन में हाइपर प्लेन, जैसे कि 1 डायमेंशन तो लाइन होता है, तो इस लाइन में हाइपर प्लेन क्या होगा, एक बिंदु ही होगा। ठीक है, अगर मैं 2 डायमेंशन में पूछूं कि हाइपर प्लेन क्या होगा, तो 2 डायमेंशन में हाइपर प्लेन, देखिए हाइपर प्लेन जो भी होती है जिस डायमेंशन में होती है उस डायमेंशन से एक कम डायमेंशन की होती है। ठीक है, तो इसी बेस पर आप समझना। तो अगर मैं 2D में हाइपर प्लेन लूँ तो 2D से कम डायमेंशन एक, तो एक डायमेंशन की एक लाइन होती है। तो मैं कहूँगा कि हाइपर प्लेन इन 2D लाइन होती है, 1D यानी स्ट्रेट लाइन पर एक बिंदु होता है। ठीक है, ऐसे ही 3D में क्या होगा, 3D में 2 डायमेंशन की एक प्लेन होगी। तो देखिए वो कैसे बनता है, 3D में हाइपर प्लेन कैसे आप बनाओगे। 3D में ए सपोज करिए कि ए हमारा एक्सिस है, ओ एक्स वाई और जेड, और यहाँ से एक कोई हम क्या करें कि ओ ले लेते हैं। ठीक है, प्लेन ऐसे गुजार दिए। ये जो प्लेन बन रही है इस प्लेन का समीकरण आप चाहो तो लिख लो, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी बराबर 1। अगर एक्स पर ए दूरी, वाई पर बी दूरी, सी पर जेड पर सी दूरी कट रहा है तो इसका जो समीकरण होगा एक्स बाई ए वाई बाई बी जेड बाई सी बराबर 1। ये हाइपर प्लेन है 3D में। चूँकि प्लेन है, ये प्लेन पास हो रहा है तो प्लेन में 2 ही डायमेंशन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हाइपर प्लेन n डायमेंशन में n-1 डायमेंशन का एक शेप होता है। ठीक है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, आप साथ कुछ और सोचें, पर कुछ चीज़ें कॉमन मिलेंगी हमारे और आपकी सोच में, कुछ अलग होंगी तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ों को बता सकूं और अच्छे तरीके से। तो देखिए सपोर्टिंग हाइपर प्लेन में जो प्लेन होती है किसी को सपोर्ट करती रहती है। जैसे कि ऐसे सोचो कि एक वृत्त है, मतलब वृत्त का मतलब है कि मान लो डिस्क है। ठीक है, डिस्क है और एक क्लोज्ड है, क्लोज्ड भी है और कॉन्वेक्स भी है। ठीक है, मतलब पूरा भरा हुआ है, ठूस ठूस कर एकदम भरा हुआ है, कहीं पर कोई बिंदु खाली नहीं है। इसको सपोर्ट कौन करेगा, इसको सपोर्ट कोई एक लाइन करेगा, ऐसे ऐसे सपोर्ट करेगा। ठीक है, देखो सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से अगर ये दूर हो जाए तो सपोर्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लीजिए नीचे से मैं एक सपोर्ट ऐसे टेबल लगा दूं तो इसको सपोर्ट कर रहा है ना। ठीक है, तो ये इस तरीके से कहने का मतलब है कि सपोर्टिंग हाइपर प्लेन वो प्लेन होता है जिसका कम से कम एक बिंदु जिस शेप का हमें चाहिए कॉमन होता है। ठीक है, तभी ना सपोर्ट करेगा, कम से कम एक बिंदु। अगर मान लीजिए कोई स्क्वायर ऐसे रखा है तो इसको सपोर्ट करने के लिए मैं क्या रखूँगा, नीचे ऐसे लाइन एक बनाऊँगा, एक
एक मान लीजिए मैं टेबल रख दिया, मतलब प्लेन रख दिया लेकिन टेबल की तरह दिख रहा है, तो ये कितने बिंदुओं पर टच कर रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा बिंदुओं पर टच कर रहा है। ठीक है, तो इसमें दो खूबी है कि जो आपका ये शेप है ना, SHAP शेप, ये जो शेप दिख रहा है, ठीक है, ये शेप इस हाइपर प्लेन के एक ही साइड है, ऊपर है। ठीक है, और एक बिंदु पर कॉमन है। तो ये दो चीज़ें तो हमें समझनी ही चाहिए कि कोई भी अगर प्लेन किसी को सपोर्ट कर रहा है तो एक बिंदु उनमें कॉमन होगा कम से कम एक, और जो शेप होगा वो उस प्लेन के एक तरफ होगा, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि मैं एक ऊपर से कैसे मैं सपोर्ट करूँगा, ऊपर सपोज कीजिए कि मैं अगर ऊपर से सपोर्ट करना रहे तो एक मैं ऐसे लाइन ड्रा कर दूँ, एकदम सटा के लाइन ड्रा कर दूँ, और यहीं पर मैं धागा से खूब बांध दूँ। ठीक है, मजबूत धागा से बांध दूँ, सपोर्ट कर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप चाहें तो एक पिलर ऐसे गाड़ दीजिए, पिलर ऐसे गाड़ दीजिए, एक बिंदु पर टच कराइए, बस ध्यान दीजिएगा एक बिंदु पर टच करना चाहिए, कम से कम एक बिंदु पर, दो बिंदु पर हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें रस्सी से खूब इसको मजबूती से बांध दीजिए, यहाँ पर ये बिंदु कॉमन भी हो गया और सपोर्ट लेके खड़ा भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर सपोर्ट दे दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब मैं डेफिनेशन जो है इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है कि यस कोई Rn का सबसेट है। मान लीजिए मैं n बराबर 2 लेकर के आपको समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। R2 में कोई एक यस दे दीजिए, और यस की एक खूबी होनी चाहिए कि ये क्लोज्ड और कॉन्वेक्स हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं दो शेप ले रहा हूँ, एक मैं सपोज करिए कि एक मैं ले रहा हूँ डिस्क, एक मैं डिस्क ले रहा हूँ, ओके एस, और दूसरा मैं ले रहा हूँ यहाँ से एक सपोज कीजिए स्क्वायर या रेक्टेंगल, जो भी आप कहिए, सारे बिंदु इसमें होने चाहिए, कोई बिंदु ऐसा ना हो जो खाली हो। ठीक है, क्योंकि क्लोज और कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स होने का मतलब है कि हर बिंदु इसमें होना चाहिए, और क्लोज का मतलब बाउंड्री पॉइंट भी होना चाहिए। तो और WS का कोई पॉइंट हो, ठीक, तो WS का कोई पॉइंट है, तो मान लीजिए मैं एक W पॉइंट यहाँ से ले रहा हूँ, सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक W पॉइंट है, इसमें एक W पॉइंट यहाँ मैं ले रहा हूँ। ठीक है, बाउंड्री पॉइंट देखिए मैं कहीं भी नहीं ले सकता हूँ बाउंड्री पर, तो मैं बाउंड्री पर पहले ही लिया हूँ। देन हाइपर प्लेन CX बराबर जेड है, CX बराबर जेड इस प्रकार से है ना कि A1x1 A2x2 बराबर जेड टाइप की, 2D में है तो इतना बड़ा ले लीजिए, 3D में होता तो एक डायमेंशन और बढ़ा देते, जेड को कुछ और कर देते। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। कहने का मीनिंग ये है कि जब हम इसको 2D में सोचेंगे ना, तो ये एक्चुअली C ट्रांसपोज X लिखा है बराबर जेड टाइप का, C ट्रांसपोज मतलब C1 C2। ठीक है, इस प्रकार की मैट्रिक्स, X का मतलब XY, इसे X कैपिटल कहिए, बराबर जेड। इसको आप हल करेंगे तो C1X प्लस C2Y बराबर जेड, ये 2D में एक लाइन का समीकरण है। ठीक है, तो हाइपर प्लेन CX बराबर जेड मतलब 2D में मैं ले रहा हूँ तो एक लाइन होगा, इस सेट टू बी सपोर्टिंग हाइपर प्लेन ऑफ यस एट W, इस W बिंदु पर सपोर्ट कर रहा है इफ, पहला शर्त है कि ये जो हाइपर प्लेन है ना, ये W को संतुष्ट कर जाए, यानी X के जगह मैं W भर दिया तो CW बराबर जेड। ठीक है, तो ये जो लाइन पास होगा, जो सपोर्टिंग होगा, वो ऐसे पास होगा, इस बिंदु पर संतुष्ट कर रहा है। ओके, क्लियर है। दूसरा क्या है यहाँ पर, दूसरा है कि जो यस है ना वो H प्लस में हो या H माइनस में हो। देखिए जब हम कोई लाइन खींच देते हैं ना, तो H प्लस जो वर्ड एक यूज किया जा रहा है, H प्लस है अपर हाफ स्पेस ऊपर का, H माइनस लोअर हाफ स्पेस, अपर हाफ स्पेस H प्लस, लोअर हाफ स्पेस H माइनस। या ऐसे खींचेंगे तो किसी एक को H प्लस मान लीजिए, किसी एक को H माइनस मान लीजिए। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। लोअर और हाफ अपर यहाँ पर डिफाइन भी है इस तरीके से, या समझिए बस वही कि अपर हाफ और लोअर हाफ। तो ये सारे कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सपोर्टिंग हाइपर प्लेन क्या है। ठीक है, कोई एक सेट हो जो क्लोज्ड और कॉन्वेक्स हो, ठीक है, और W कोई उसके बाउंड्री पर बिंदु हो, तब
सी एक्स बराबर जेड को हम हाइपर प्लेन कहेंगे इस यस का एट डब्लू, कि W दो कंडीशन संतुष्ट करे। पहला W उस प्लेन को संतुष्ट कर जाए, दूसरा कि पूरा का पूरा यस या तो उस प्लेन के एक साइड हो, मतलब या तो ऊपर हो या तो नीचे हो, यहाँ ऊपर हो या तो नीचे हो, ऐसा ना हो कि आधा ऊपर आधा नीचे, तब हम उसको सपोर्टिंग प्लेन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इससे जो कंक्लूजन निकल रहा है ना वो बड़ी मज़ेदार है। पहला कंक्लूजन ये है कि एक चीज़ बताइए, जैसे कि ये मैं डिस्क लिया हूँ, डिस्क पर एक सपोर्टिंग प्लेन नीचे बनाया हूँ, तो मैं ऊपर भी तो सपोर्टिंग प्लेन ऐसे बना सकता हूँ, साइड में भी तो एक सपोर्टिंग प्लेन बना सकता हूँ। ठीक है, तो जो सपोर्टिंग प्लेन होता है यूनिक नहीं होता है, सपोर्टिंग हाइपर प्लेन नीड नॉट बी यूनिक, पहला चीज़। दूसरा क्या है कि सपोर्टिंग प्लेन जरूरी नहीं है कि एक ही बिंदु को टच करे। ठीक है, तो कह रहा है कि यस में इंटरसेक्ट द हाइपर प्लेन, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था सपोर्टिंग हाइपर प्लेन, मैं यहाँ पर भूल गया हूँ। ठीक है, आप इसे सपोर्टिंग लिख दीजिए, सपोर्टिंग हाइपर प्लेन। ठीक है, सपोर्टिंग हाइपर प्लेन इन मोर देन वन बाउंड्री पॉइंट। जैसे कि यहाँ देखिए नीचे मैं बनाया हूँ, ये जो नीचे वाला हाइपर प्लेन है ना, वो इस शेप को जो एस है इस शेप को, ठीक है, एक से अधिक बिंदुओं पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है। ठीक है, तो इसके बेस पर चीज़ें समझ गई होंगी, मतलब आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से जो यहाँ 12 का जो डी हमारा ऑप्शन है, कहा जा रहा है द सपोर्टिंग हाइपर प्लेन नीड नॉट बी यूनिक। ठीक है, तो सही ही तो है, लेकिन क्वेश्चन में है नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट है एन वर्टेक्स वाला, तो इसका ऑप्शन सी जो है गलत होगा। बाकी सब सही हैं, चूँकि ये नॉट करेक्ट है इसलिए सी को ही हम यहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर 14 क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 13 क्वेश्चन में कहा जा रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। ए सपोर्टिंग हाइपर प्लेन मस्ट बी यूनिक, गलत, सपोर्टिंग हाइपर प्लेन बहुत सारे हो सकते हैं। ए सिंप्लेक्स इन 2 डायमेंशन इज ट्रेंगल, तो सिंप्लेक्स की डेफिनेशन है कि n डायमेंशन में, ठीक है, n डायमेंशन में कोई शेप बनेगा जिसके पास, ठीक है, n डायमेंशन में कोई शेप बनेगा जिसमें कितने वर्टेक्स होंगे, n+1 वर्टेक्स होंगे, तो 3 वर्टेक्स को मिला करके हम कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन बनाते हैं। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशन में 2+1 3 वर्टेक्स लेंगे, तो 3 वर्टेक्स को मिला के कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन बनाएंगे, तो क्या बनेगा, ट्रायंगल ही बनेगा, इसलिए ये सही है। बाकी ये फंक्शन कैन नॉट बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, तो यहाँ पर देखिए बी तो हमारा यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हो गया है, तो बाकी चीज़ें तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये समझना ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें दूसरे के लिए फिर यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है कॉन्वेक्स और कॉनकेव फंक्शन का डेफिनेशन। तो मैं आपको अब कॉन्वेक्स फंक्शन और कॉनकेव फंक्शन को समझाता हूँ। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे समझना। साथ में मैं यहाँ पर स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स फंक्शन की भी बात कर लूँगा और स्ट्रिक्ट कॉनकेव की भी बात कर लूँगा। ओके, तो देखिए आगे की चीज़ों को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ कॉन्वेक्स फंक्शन। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कॉन्वेक्स फंक्शन। जैसे कि होता क्या है कि हम उस फंक्शन को कॉन्वेक्स फंक्शन बोलेंगे जो एक कंडीशन है और उसी कंडीशन को संतुष्ट करेगा। वो कंडीशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पर कि जैसे कि मान लीजिए कि सपोज करिए मुझे कॉन्वेक्स फंक्शन बताना है, तो कोई भी फंक्शन अगर इस शेप में रहेगा तो इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होगा, f λ1x, या इसे कहिए λx + 1 - λy। ओके, तो इस सिचुएशन में एक सेकंड मैं थोड़ा सा
ओके, देखिए जैसे किसी फंक्शन में अगर ये प्रॉपर्टी हो कि एफ लेमडा एक्स प्लस वन माइनस लेमडा वाई लेमडा ऑफ एफ एक्स प्लस वन माइनस लेमडा ऑफ एफ वाई ये हो जाए और ये इस प्रकार की खूबी रखे तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स। और अगर यही स्ट्रिक्ट हो जाए तो इसको बोलेंगे स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स, स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स। ओके, तो देखिए इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हम करेंगे। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट x1 है तो ऊपर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो टर्म मिलेगा यहाँ पर होगा x1 के साथ fx1। ओके, यहाँ पर अगर मैं x2 ले लूँ तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा x2 के साथ fx2 हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ कोई बीच में पॉइंट ले लूँ तो इसे बनाएंगे लेमडा x1 प्लस वन माइनस लेमडा x2। ठीक है, क्यों? क्योंकि बीच का कोई भी पॉइंट लाइन सेगमेंट पर होगा, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लाइन सेगमेंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इन दोनों पॉइंट के कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से पर्टिकुलर लेमडा के लिए निकाला जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप दूसरा बिंदु लेंगे तो लेमडा का वैल्यू बदल जाएगा, यहाँ पर कोई बिंदु लेंगे तो लेमडा का वैल्यू बदल जाएगा, लेकिन जब भी होगा लेमडा तो 0 और 1 के बीच में होगा। ओके, तो अगर मैं इस बिंदु को ए लिया हूँ तो इस पर जो वैल्यू होगा, इस पॉइंट को मैं क्या कहूँगा, इस पर जो हाइट होगी वो होगी एफ लेमडा एक्स x1 प्लस वन माइनस लेमडा x2। ओके, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पर ये जो टर्म है fx1 और इस पॉइंट पर ये जो टर्म है fx2, ठीक है, ये हाइट है, तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो इसी के करस्पॉन्डिंग अगर मैं यहाँ पर कोई बिंदु ले लूँ, ठीक है, तो चूंकि इन दोनों को भी तो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों को भी ज्वाइन कर रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच का ये जो हाइट होगा, ये हाइट इसी रेशियो में निकलेगा। ठीक है, तो ये रेशियो हो जाएगा लेमडा के साथ fx1 प्लस वन माइनस लेमडा के साथ fx2। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो वैल्यू जिसमें लेमडा बाहर हो गया है, वन माइनस लेमडा भी ये बाहर हो गया है, और जो f के साथ जो अंदर लेमडा करके है, इन दोनों में इतना गैप है। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि f लेमडा x1 प्लस वन माइनस लेमडा x2 और लेमडा ऑफ fx1 प्लस वन माइनस लेमडा ऑफ fx2 ये इस प्रकार के रिलेशन से है, तो इसको स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स बोलेंगे। अगर ऐसा भी रहे तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन ही है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। चूँकि यहाँ पर देखिए है क्या ना कि अगर देखिए, अगर मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो ये जो सबसे ऊपर वैल्यू आ रहा है, इसमें आपको थोड़ा डाउट हुआ होगा कि हमने यहाँ पर इसको लेमडा और इसको वन माइनस लेमडा कैसे बना दिया। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, इसे ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए अगर दो पैरेलल लाइनें हैं, दो पैरेलल लाइन है और यहाँ बेस है, अगर बेस में सपोज कीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसको लेमडा इज टू वन माइनस लेमडा के रेशियो में अगर कट कर रहा है, तो ये पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन जो कट करेगी ना, और इसको अगर आप यहाँ पर ऐसे ऊपर बढ़ा देंगे ना, तो इनका भी रेशियो लेमडा इज टू वन माइनस लेमडा होगा। ठीक है, तो जो पॉइंट जो आते हैं, ठीक है, जैसे कि इस पॉइंट को निकालना है और ये पॉइंट हमें पता है, तो मैं इसको थोड़ा सा और पहले से मॉडिफाई कर दूं ताकि ज़्यादा अच्छा हो और क्लियरली चीज़ें समझ में आ जाए। तो यहाँ पर इसे ऐसे कह सकते हैं कि ए होगा लेमडा, ए होगा वन माइनस लेमडा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा लेमडा, यहाँ पर हो जाएगा वन माइनस लेमडा। तो इसलिए अगर ये बिंदु हमें फाइंड करना है और ये दोनों बिंदु पता हो फर्स्ट और लास्ट, तो उसके बेस पर हम इस बीच वाले पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। तो इसका ये वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा हमें? एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा ही लेमडा x1 प्लस वन माइनस लेमडा के साथ x2, तो पूरा इतना बड़ा पॉइंट हो जाएगा इस पर।
और यहाँ पर ये लैम्डा और ये 1 माइनस लैम्डा और यहाँ पर लैम्डा और यहाँ 1 माइनस लैम्डा। अब होगा कि अगर ये बिंदु सपोज कीजिए x1 है, ये x2 है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कैसे आया है, ये लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 कैसे आया है। तो यहाँ पर दो सेंस है समझने का। पहला सेंस कि x1 और x2 के बीच में अगर कोई पॉइंट है तो हम उसे कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर सपोज कीजिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो आप इसे मानो x1, इसे मानो x2। इसके बीच में आप मुझे कोई भी बिंदु दे दीजिए 0 1 के बीच में, मैं लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 से रिप्रेजेंट कर लूँगा। जैसे मान लीजिए आपने कह दिया 0.2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैं कहूँगा कि x1 पर तो 0 है, तो लैम्डा को मैं रख देता हूँ यहाँ पर, लैम्डा का जो वैल्यू है, लैम्डा का वैल्यू मैं ले लूँगा 0.8। तो इस सिचुएशन में 0.8 गुणे x1 का वैल्यू है 0 प्लस 1 माइनस 0.8 इंटू x2 का वैल्यू है 1, तो 0.2 इंटू 1 बराबर 0.2 होगा। ये तो 0 हो गया। तो आपने क्या देखा, आर्बिट्रेरी पॉइंट 0 1 के बीच का मैं पॉइंट जो है रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर समझिए कि इस साइड वाला 0.8 है और इस साइड वाला 0.2 है, तो ये है लैम्डा और ये है 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात होती है कि अगर कोई पॉइंट दिया है, दो पॉइंट, एक को x1 कहें, दूसरे को x2, उसको ज्वाइन कर दें, तो यहाँ जो पॉइंट बीच में मिलेगा ये यहाँ पर लैम्डा, यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा इस टू के रेशियो में रहेगा। ओके, तो यही मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। नीचे यहाँ पर मैं x1 लिया हूँ, यहाँ पर x2, ये ऊपर जाके x2 के साथ fx2 बना लेगा पॉइंट, और यहाँ पर पॉइंट x1 के साथ fx1 बना लेगा। ओके, तो ज्योमेट्री का रूल होता है कि अगर सपोज कीजिए कि दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच में एक लाइन है जो एक लाइन इस टाइप से जा रही है, और ए अगर लैम्डा इज टू 1 माइनस लैम्डा रेशियो में है, तो दूसरी लाइन चाहे जैसे भी जाए, ऐसे ऐसे चाहे जैसे जाए, वो भी लाइन लैम्डा इज टू 1 माइनस लैम्डा के रेशियो में ही काटी जाती है। ये हाई स्कूल में है, इसे थेल्स प्रमेय से आप कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बेस पर मैंने यहाँ पर चीज़ों को बनाया है। तो ज़रा देखिए कि जब इस बिंदु पर लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा x2 पर जो हाइट होगा इस एफ का, यही हाइट है, यही जो आया हुआ है, और जो ऊपर जो ये आ रहा है, ऊपर वाली हाइट तो ज़्यादा है ना। ठीक है, तो ये ज़्यादा है, तो यही मैं यहाँ पर इस रिलेशन से यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो ये स्ट्रिक्ट रहेगा। स्ट्रिक्ट कहने का मतलब है चूँकि ये ज़्यादा है तो स्ट्रिक्टली कर देंगे, तो ये स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स है। ठीक है, यहाँ पर मैंने जिक्र भी किया है कि ये स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जहाँ पर फंक्शन ऐसे बिहेव करता है, कटोरा का मतलब ऐसा कटोरा हो जिसका बेस ज़्यादा हो, तो इस सिचुएशन में इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स। ओके, ऐसे फंक्शन को कॉन्वेक्स, जो ऐसे आए और ऐसे चला जाए, इसको बोलेंगे स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स। तो ये समझ में आ गया होगा कॉन्वेक्स। और कॉनकेव इसी का उल्टा होता है, कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कॉनकेव फंक्शन ऐसा होता है। तो इस सिचुएशन में जैसे कि यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु है, तो जो फंक्शन होता है वो ऊपर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं इस चीज़ को अगर ऐसे आपको समझाऊँ कि एक लाइन है नीचे, यहाँ पर एक सपोज कीजिए ऐसे एक पॉइंट है, ए पॉइंट है x1, ए पॉइंट है x2, बीच में कोई पॉइंट होगा जो होगा लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। तो इस पर जो हाइट बनेगी fx2 बनेगी, इस पर जो हाइट बनेगी वो बनेगा fx1 बनेगा। तो इन दोनों को ज्वाइन करने पर मान लीजिए कि ये हाइट कम अधिक हो सकता है, तो ये लैम्डा 1 माइनस लैम्डा है, तो ये भी लैम्डा 1 माइनस लैम्डा के रेशियो में रहेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा लैम्डा के साथ fx1 प्लस 1 माइनस लैम्डा के साथ fx2, ये y कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट होगा लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। ठीक है, इस तरीके से इस बिंदु का हमने निर्देशांक आपको बता दिया, कोऑर्डिनेट बता दिया। ओके, लेकिन इसी पॉइंट पर ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो डायरेक्ट क्या होगी, f के साथ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 हो रही है। तो कॉन्वेक्स फंक्शन का मैंने बिहेवियर के आधार पर इसका देखिए दोनों चीज़ें हैं। ग्राफ समझ लो तो ग्राफ के आधार पर ये कैरेक्टर बनेगा, डिफाइन होगा।
ठीक है, या डिफाइन कर दो तो उसके आधार पर ग्राफ बनेगा, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो मैं पहले ग्राफ बना दिया कानकेव, कानकेव मतलब केव, केव मतलब गुफा जैसा, तो बाहर उभरा होगा अंदर खाली होगा, और इसी को मैं कानकेव बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या है, ए वाला चीज़ बड़ा है, देखिए इसकी हाइट इतना ऊपर है और ए जो है नीचे है, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि एफ लेमडा एक्स प्लस 1 माइनस लेमडा, यहाँ x1 करिए, यहाँ पर x2 ग्रेटर आ रहा है एफ लेमडा टाइम एफ x1 प्लस 1 माइनस लेमडा टाइम एफ x2, तो ग्रेटर आ रहा है तो इसी को बोलेंगे स्ट्रिक्ट कॉनकेव। ओके, जब ऐसा सिचुएशन आए कि कोई ऐसा फिगर हो तो इसमें सिर्फ बनेगा ये कॉनकेव। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी बना दूंगा, इस सिचुएशन में ऐसे रहेगा और इस सिचुएशन में सिर्फ ऐसे रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे, कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो इसके बेस पर मैं एक आपको नई चीज़ बताता हूँ कि एक ही फंक्शन है, एक ही रिलेशन है, बस एक जगह बदल रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर एफ, अगर इसको ध्यान से देखिए थर्ड स्लाइड में, ओके, कि एफ लेमडा एक्स प्लस 1 माइनस लेमडा वाई और लेमडा ऑफ एफ एक्स प्लस 1 माइनस लेमडा ऑफ एफ वाई जब ग्रेटर है तो इस सिचुएशन में कॉनकेव, जब लेस रहेगा तो कॉन्वेक्स। ओके, लेकिन इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, जो इक्वल टू वाला केस है इसमें भी है और इसमें भी है। तो ऐसा फंक्शन जो इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जैसे लीनियर फंक्शन होता है, जैसे आप कहते हो कि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर खुल जाए ए ऑफ एफ एक्स प्लस बी ऑफ एफ वाई। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कह दूं कि एफ लेमडा एक्स प्लस 1 माइनस लेमडा वाई और बराबर में खुल जाए लेमडा बाहर करके एफ एक्स प्लस 1 माइनस लेमडा एफ वाई, ऐसा लीनियर फंक्शन में होता है। ठीक है, मतलब 1 डिग्री का एक्स हो, कोई मल्टीप्लायर हो और बाकी कोई कांस्टेंट ना हो। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लीनियर फंक्शन। ठीक है, मतलब विदाउट कांस्टेंट लीनियर फंक्शन। तो ये जो लीनियर फंक्शन है, इस प्रकार के फंक्शन में ऐसा बिहेवियर होता है कि ये बराबर में खुलता है तो ये कॉन्वेक्स की भी प्रॉपर्टी को इंक्लूड कर लेता है और कॉनकेव की प्रॉपर्टी को भी इंक्लूड कर लेता है। तो ऑलवेज लीनियर फंक्शन कॉन्वेक्स भी होता है और कॉनकेव भी होता है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि लीनियर फंक्शन, चूँकि देखिए मैथमेटिक्स के सेंस अलग हो जाते हैं और यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग में सेंस अलग हो जाते हैं। तो एक फेमस बुक है, ठीक है, ओएल मंगासेरियन की बुक, उसमें मैंने देखा था, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ था कि जो डेफिनेशन होता है लीनियर का क्या होता है, उसका डेफिनेशन दोनों जगह फिट होता है। उसका डेफिनेशन इस प्रकार से था कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, इसको हम लीनियर कब कहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसको हम लीनियर कब कहेंगे कि एफ, ठीक है, मान लीजिए कि इसे बोलते हैं यहाँ पर k1x, या ऐसे करिए ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए टाइम एफ एक्स प्लस बी टाइम एफ वाई माइनस, ठीक है, माइनस ए प्लस बी टाइम एफ जीरो। ठीक है, ये बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन से मैं आपको दो फंक्शन लूँगा, दोनों लीनियर हो जाएगा। जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू मैं मान लेता हूँ 5x है। ठीक है, तो 5x को आप ऐसे देखो लिख सकते हो कि ax प्लस बी वाई बराबर हो जाएगा 5ax प्लस बी वाई। अब इसे खोलेंगे तो 5ax प्लस 5by, अगर मैं a को कॉमन ले लूँ तो 5x प्लस b को कॉमन ले लूँ तो 5y। ओके, और इसको a को इसको मैं बना सकता हूँ fx प्लस इसको बना सकता हूँ b के साथ fy। ओके, और यहाँ पर मैं ये भी कर सकता हूँ कि माइनस ए प्लस बी टाइम एफ जीरो, क्योंकि एफ जीरो यहाँ पर अगर आप फाइंड करोगे ना तो एफ जीरो का वैल्यू जीरो होगा तो कोई फ़र्क ही नहीं डालेगा ए, तो एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर जा रहा है। दूसरी चीज़ है कि अगर मैं एक फंक्शन ले लूँ, ध्यान से देखिए एफ एक्स प्लस 5x प्लस 1 ले लूँ,
तो जो लीनियर आप लोग पढ़े हुए हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एलटी, वो ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एलटी की खूबी होती है कि जीरो को कहाँ भेजता है, जीरो पर, लेकिन इसमें जीरो को तो एक पर भेज दिया, तो एलटी तो नहीं है। लेकिन लीनियर फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है वो उसको ए मैनेज कर लेता है। कैसे? देखिए, एफ एक्स प्लस वाई आप करते ही इसे बना देंगे 5x प्लस 5x प्लस वाई। ठीक है, मैं पूरी प्रॉपर्टी को यूज करता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मुझे ऐसे लिखना चाहिए ax प्लस बी वाई इक्वल टू, अच्छा एक चीज़ का और ध्यान दीजिए, एफ जीरो का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। तो देखिएगा यहाँ पर कैसे मैनेज होगा, 5ax प्लस बी वाई और प्लस 1 होगा। ये 5 मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पर एक्चुअली देखिए ए मैं कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 5x, ओके, प्लस में b कॉमन ले रहा हूँ तो हो जाएगा 5y प्लस 1 है। इसको मैं लिख सकता हूँ a 5x प्लस 1 b 5y प्लस 1 माइनस a प्लस b इंटू 1, ओके। क्योंकि एक एक्स्ट्रा 1, देखिए यहाँ पर क्या है कि जो टर्म है यहाँ पर इसको समझना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से। देखिए कि ये a हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा और ए बी यहाँ पर एक्स्ट्रा है। ठीक है, यहाँ पर एक ही 1 है ना, एक ही 1 है तो यहाँ पर चीज़ें ये मैनेज नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने फंक्शन के हिसाब से इसको खोल दिया है इस प्रकार से, और a 5x प्लस 1 तो a एक्स्ट्रा हुआ तो मैंने a को घटा दिया, यहाँ b एक्स्ट्रा हुआ तो भी मैंने घटा दिया, अब प्लस 1 यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a f(x) हो जाएगा प्लस b f(y) हो जाएगा, और यहाँ पर चूँकि 1 है तो f ये जो माइनस a प्लस b के साथ यहाँ पर f1 f0 तो बन जाएगा, लेकिन ये प्लस 1 एक्स्ट्रा। तो लगता है मैंने डेफिनेशन को थोड़ा कहीं अच्छे से यूज नहीं किया है, या मैं डेफिनेशन को अच्छे से दिया नहीं हूँ, क्योंकि इसे मैनेज करने के लिए इसको हम घटाते हैं, इसमें से माइनस f0 को हम घटा देंगे, ओके। तो यहाँ पर माइनस f0 को अगर मैं घटा दूँ, माइनस f0, ओके, a प्लस बी और माइनस f0, एफ ए प्लस बी। थोड़ा सा मैं चीज़ों को मिस कर रहा हूँ यहाँ पर, चूँकि a यहाँ पर a प्लस बी, a तो ठीक है, और यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा आ रहा है 1, इसको कैसे मैनेज किया जाएगा। चूँकि f0 का वैल्यू 1 है, यही घट रहा है, अगर ये मैं यहाँ पर घटा दूँ f0 माइनस f0, ओके। मैं लग रहा है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ किया हूँ। जो डेफिनेशन मुझे अब समझ में आ रहा है कि मुझे डेफिनेशन को मॉडिफाई करना चाहिए, वो डेफिनेशन इस प्रकार से बनाई जा सकती है। थोड़ा यहाँ पर चेंज करता हूँ, ठीक है, कि मैं इसे बना देता हूँ f यहाँ पर माइनस में, एक सेकेंड, माइनस में f0 कर दूँ इक्वल टू इतने सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, f(x) प्लस b f(y) माइनस a प्लस b f0, ओके। ए डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। लीनियर कहने का मतलब है कि ए उस सेंस से है कि इसका ग्राफ सिंगल स्ट्रेट लाइन बनेगा, बस यही। स्ट्रेट लाइन अगर 2D में है तो 3D में है तो स्ट्रेट प्लेन बनेगा। ठीक है, उस सेंस से लीनियर कहने का सेंस था। ठीक है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के सेंस से नहीं। तो जब मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नीचे वाला है इसमें मैं अगर f0 कर दूँ तो चूँकि f0 बोले 0 तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, और यहाँ पर ये चीज़ें सब बदल जाएंगी, और चूँकि 0 है तो ये भी मेंटेन हो जाएगा। और यहाँ मैं अगर इसको माइनस f0 अगर कर देता हूँ तो यहाँ से टर्म f0 करने से क्या होगा कि f0 का वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो -1 कट जाएगा ये, तो बाकी चीज़ें यहाँ तक तो बनेंगी ही,
और फिर यहाँ जब ए बी एक्स्ट्रा होगा तो इसको मैं यहाँ पर घटा दिया हूँ, तो इस प्रकार से ए टर्म आ गया है। ठीक है, तो ए सही है। इस तरीके से आप यहाँ पर फंक्शन को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक, तो या फिर इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है, ये उधर जाके फिर कॉमन ले लीजिए तो ये प्लस बी प्लस वन हो सकता है। तो इसी तरीके से शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मैं बताने की कोशिश किया लेकिन थोड़ा गड़बड़ है, या फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक्सप्लेन करूँगा कि इस टाइप का सिचुएशन आता है तो कैसे इसको हैंडल किया जाता है। तो लीनियर, देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अलग है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब अगर रियलिटी पूछा जाए तो सिर्फ यही मतलब है कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए ऑफ एफ एक्स प्लस बी ऑफ एफ वाई, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन कोई फंक्शन लीनियर है, फंक्शन लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट प्लेन में हो तो उसको ए वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई करती है जो यहाँ पर दिया गया है। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ए एक्स प्लस बी वाई माइनस एफ जीरो, ठीक है, कर देने से एफ ए ऑफ एफ एक्स प्लस बी ऑफ एफ वाई और माइनस ए प्लस बी के साथ एफ जीरो। ओके, ए प्लस बी के साथ एफ जीरो अगर करते हैं तो ऐसा अभी तो यहाँ पर दिख रहा है, शायद मैं इसको कंफर्म करके फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसा सिचुएशन कब आता है। ठीक है, तो फाइनली मुझे जो मतलब था जितने से वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। मुझे सिर्फ इतने से मतलब था कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव कब होता है। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव एक ऐसा केस है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों की डेफिनेशन में इक्वल वाला केस। इक्वल वाले केस में अगर कोई फंक्शन है जो एफ लेमडा एक्स प्लस वन माइनस लेमडा वाई इक्वल हो जाता है लेमडा एफ एक्स प्लस वन माइनस लेमडा एफ वाई, और ऐसा लीनियर फंक्शन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों होते हैं। ओके, तो इसके बेस पर ये जो डेफिनेशन है यहाँ पर, जो टर्म है यहाँ पर, इसको समझिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में ये सपोर्टिंग हाइपरप्लेन मस्ट बी यूनिक, ये गलत है क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं। ये सिंप्लेक्स इन टू डायमेंशन ट्रायंगल, ये सही है। ये फंक्शन कैन नॉट बी बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, लेकिन लीनियर फंक्शन दोनों होता है, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, कह रहा है कि एवरी स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स फंक्शन में बी कॉनकेव, तो स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स ही रहेगा, कॉनकेव नहीं हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट सेंटेंस ए बी वाला होगा। 14वां क्वेश्चन है ए क्वाड्रिक फॉर्म इज। तो देखिए क्वाड्रिक फॉर्म जो होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसे समझिए कि एक हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, मान लीजिए क्यू एक्स डिफाइन कर रहे हैं और इस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं कि एक मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, इसकी खासियत है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो एक्स ट्रांसपोज एक्स, ये जो फंक्शन डिफाइन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसका देखिए इंटरेस्टिंग कंसेप्ट देखिए, मैं 2x2 में और 3x3 में दोनों में मैं आपको समझाता हूँ, फिर इसकी प्रॉपर्टी बताऊँगा कि x को अगर मैं यहाँ पर स्मॉल x को ना लेकर के अगर मैं कैपिटल X लूँ तो ज़्यादा बेहतर आएगा, कैपिटल X और यहाँ भी कैपिटल X। और कैपिटल X को आप समझिएगा 2D में जब लूँगा तो एक्स वाई लूँगा, और यही कैपिटल X जब मैं 3D में लूँगा तो एक्स वाई जेड लूँगा। ठीक है, इतने से आपको समझना होगा। तो देखिए मैं अगर 2D के लिए बात करूं तो A को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर मुझे लिखना होगा तो ए बी और यहाँ C, यहाँ भी C लिखूँगा, और X ट्रांसपोज तो ये ऐसे बन जाएगा एक्स वाई और यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई। इसको अगर आप सॉल्व कर दीजिए तो x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ए एक्स प्लस सी वाई, और दूसरे में हो जाएगा सी एक्स प्लस बी वाई, और यहाँ पर है एक्स वाई। इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो पाओगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई प्लस सी एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दिया जाए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2cx। ठीक है, तो इसकी खूबी ये है कि अगर जो मैट्रिक्स में जो डायगोनल होते हैं ना
उनके स्क्वायर से अटैच हो जाते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पहला डायगोनल का एलिमेंट, वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट दूसरा का, उसके बाद जो 2ab का जो टर्म आता है, जो ab वाला टर्म आता है मल्टीप्लाई वाला, ठीक है, मल्टीप्लाई वाले में एक्स वाई भी रहेगा। जो एक्स वाई जो ए बी साथ में आते हैं, इसमें ये जो डायगोनल ये जो दिख रहे हैं, मतलब उल्टा डायगोनल, ठीक है, लोअर टू अपर डायगोनल, इन दोनों को सम करके लिख देते हैं तो 2c। ओके, तो इस प्रकार से सिचुएशन बन जाता है। अगर यही मैं 3D में कहूँ ना, तो 3D में आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो इस प्रकार का केस बनेगा। जैसे कि यहाँ a है, b है, c है, फिर यहाँ f हो जाए, यहाँ g हो जाए, यहाँ h, तो यहाँ भी f होगा, यहाँ भी g होगा, यहाँ पर h होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसी को अगर मैं qx अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर x ट्रांसपोज यूज होगा, बाहर x होगा और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ही। तो a यूज कैसे होगा, देखिए एक्स स्क्वायर पहले का कॉफिशिएंट यहाँ पर a, फिर b के साथ वाई स्क्वायर, c के साथ जेड स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस h और h सेम पर हैं तो 2h जुड़ जाएंगे। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं एक पल के लिए कि जैसे जब हम मैट्रिक्स लिखते हैं ना, x11, x12, x13, इसको मैं थोड़ा बड़ा लिखूं ताकि आपको समझाना है मुझे। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ, समझिएगा, x11, x12, x13, x21, x22, x23, x31, x32, x33, ठीक है। तो ये 1 2 और 2 1 सेम होता है, इसलिए जुड़ जाते हैं, जुड़ जाएंगे तो 1 2 वाले प्लेस पर होगा। तो देखिए x1, x2, x3, इसमें x यूज करेंगे, इसमें y, इसमें z, तो x1 x2 अब प्लेस आएगा तो 2h के साथ x1 x2 यानी कि xy, फिर 2g होगा, 2g में क्या होगा कि 2g में देखिए 3 1 है, यहाँ पर 1 3 है, यहाँ पर 3 1, तो x1 और x3, तो x और x3 में है z, प्लस जब लास्ट होगा तो ये f आएगा, तो इसको सम करेंगे तो 2f, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2f के साथ एक बचा है xy xz, अब बचा है yz, ठीक है। तो इस प्रकार का आप अगर गुणा भी करके निकालोगे ना तो इस प्रकार का ये आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन को स्टैंडर्ड तरीके से इस प्रकार से लिखा जाता है, x ट्रांसपोज ax, जहाँ पर a क्या होती है, a सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, a ट्रांसपोज इक्वल टू a, इसलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। तो इतना चीज़ें होने के बाद ना इनका जो बिहेवियर है, बिहेवियर के बारे में कुछ चीज़ें कही गई हैं, उसको ध्यान से सुनिए, जो कि यहाँ पर ज़रूरी है बताना, उसी के बेस पर आगे क्वेश्चन के कंक्लूजन निकाले जाएंगे। तो पहला बिहेवियर है कि जो QX है, जो मैट्रिक्स A है, A को मैं कहूँगा पॉजिटिव डेफिनिट, A इज पॉजिटिव डेफिनिट, ओके। कब होगा, जब QX यानी कि जो टर्म है हमारा x ट्रांसपोज AX, इसे ऐसे समझिए, QX जैसे कि परिभाषित है x ट्रांसपोज AX, एक ग्रेटर हो जाए 0 फॉर ऑल x, तो इसको पॉजिटिव डेफिनिट बोलेंगे। अच्छा, इसी A को सेमी पॉजिटिव डेफिनिट कब बोलेंगे, सेमी पॉजिटिव डेफिनिट इसको तब बोला जाता है जब कि x ट्रांसपोज AX ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो जाए फॉर ऑल x, मतलब एटलीस्ट एक x पर 0 हो जाए, तो सेमी पॉजिटिव डेफिनिट, ठीक है। थर्ड वाला बोलते हैं, यहाँ पर इस टर्म को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। A को कहा जाएगा नेगेटिव डेफिनिट, ठीक है, यहाँ पर ये टर्म, हाँ, A को क्या कहा जाएगा, नेगेटिव डेफिनिट, ओके। नेगेटिव डेफिनिट कब कहा जाएगा, जब हमारा कि QX यानी कि x ट्रांसपोज AX लेस देन 0 हो फॉर ऑल x, तो नेगेटिव डेफिनिट। सेमी नेगेटिव कब कहा जाएगा, ठीक है, सेमी नेगेटिव जब x ट्रांसपोज AX लेस आर इक्वल टू 0 हो फॉर ऑल x के लिए, ठीक है। चौथा हो गया। पांचवा में होता है इनडेफिनिट,
इनडेफिनिट कब कहा जाएगा? इनडेफिनिट तब कहा जाएगा कि एक्स ट्रांसपोज ए एक्स ग्रेटर देन 0 हो फॉर सम एक्स एंड एक्स ट्रांसपोज ए एक्स लेस देन 0 हो फॉर सम एक्स। ठीक है, कुछ एक्स मिले जहाँ पर कि एक्स एक्स दो जगह मैं अलग अलग लिख रहा हूँ लेकिन सब एक ही है, आप उसे समझ जाइएगा। ठीक है, कि इनडेफिनिट केस का मतलब होता है कि कुछ एक्स के लिए पॉजिटिव हो, कुछ एक्स के लिए नेगेटिव हो, तो उसको इनडेफिनिट हमेशा पॉजिटिव हो तो उसको पॉजिटिव डेफिनिट। अगर एक बिंदु पर 0 पॉजिटिव हो गया तो मतलब 0 या पॉजिटिव आए सभी एक्स के लिए तो सेमी पॉजिटिव, और फिर अगर नेगेटिव आए तो नेगेटिव डेफिनिट, अगर 0 भी आ जाए तो सेमी नेगेटिव, इनडेफिनिट जब कुछ के लिए पॉजिटिव कुछ के लिए नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, इसी की प्रॉपर्टी होती है, आइगन वैल्यू से भी इसको रिलेट करते हैं, आइगन वैल्यू। ठीक, कि अगर ऑल आइगन वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, अगर ऑल आइगन वैल्यू, ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो तो उसको बोला जाता है पॉजिटिव डेफिनिट। ठीक है, अगर कम से कम एक आइगन वैल्यू 0 हो जाए तो उसको फिर नेगेटिव डेफिनेट में ले लेंगे, सॉरी सेमी पॉजिटिव में ले लेंगे। अगर सभी लेमडा जो आइगन वैल्यू निकाले जाते हैं, लेमडा आइगन वैल्यू समझिए इसे, आइगन वैल्यू लेमडा, वो अगर लेस देन 0 है तो नेगेटिव डेफिनेट, अगर कुछ लेमडा ग्रेटर आर इक्वल टू 0, एक 0 है बाकी नेगेटिव है तो उस कंडीशन में सेमी नेगेटिव। कुछ लेमडा ग्रेटर देन 0 है, कुछ लेमडा लेस देन 0 है, आइगन वैल्यू, ध्यान दीजिएगा लेमडा क्या है, आइगन वैल्यू। चूंकि हम यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, स्क्वायर सिमेट्रिक में स्क्वायर रहेगा तभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हम बात करेंगे, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस सिचुएशन में अगर कुछ लैम्डा नेगेटिव आ रहे हैं आइगन वैल्यू, कुछ लैम्डा पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में इसे बोलेंगे इनडेफिनिट। तो सेमी डेफिनिट मतलब पॉजिटिव डेफिनिटनेस, सेमी डेफिनिटनेस, इनडेफिनिटनेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। ये जानकारी के लिए है कि ऐसा होता है, ये कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, और भी चीज़ों के लिए आप कमेंट कर सकते हैं तो मैं दूसरा वीडियो बना सकता हूँ, या फिर आप कोई किताब पढ़ सकते हैं जो मैट्रिक्स और सेमी डेफिनेटनेस और डेफिनेटनेस और इनडेफिनिट पर लिखी गई हो, वहाँ सब चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का यूज करके ये लास्ट के जो है 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए, पहला आइडेंटिफाई इनकरेक्ट सेंटेंस, ध्यान दीजिए, इनकरेक्ट सेंटेंस मुझे आइडेंटिफाई करना है तो मैं कैसे करूँगा, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव डेफिनिट तो ग्रेटर, यहाँ पर मुझे इनकरेक्ट चूज करना है, ध्यान दीजिएगा। अगर पॉजिटिव डेफिनिट है तो पक्का है कि पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा नेगेटिव डेफिनिट में। अगर कुछ के लिए पॉजिटिव आ रहा है, कुछ के लिए नेगेटिव आ रहा है तो इनडेफिनिट है, सही है। पॉजिटिव डेफिनिट एज वेल एज नेगेटिव डेफिनिट इररेस्पेक्टिव ऑफ साइन। ठीक है, कह रहा है कि साइन का कोई महत्व नहीं है, ठीक है, साइन से फ्री है, तो एक गड़बड़ है। ठीक है, तो यही वाला गड़बड़ है, लेकिन ये इनकरेक्ट पूछ रहा है तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से। और देखिए, ये जो 15वां क्वेश्चन है, इसमें देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो डायगोनल के ऊपर नीचे सेम होना चाहिए, यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर 2 होना चाहिए। ओके, तो आप इसे समझ जाइए, यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में अगर मैं यहाँ पर चीज़ों को बनाऊँ तो x11, x12, x13, x21, x22, x23, x31, x32, x33। ठीक है, तो पहले जो डायगोनल पे होते हैं, जैसे कि 1 है, 6 है और 14 है, देखिए इसका 1 मल्टीप्लायर, इसका 6, इसका 14, सभी में वही दिया है। बाकी इनमें चेंज होगा, जैसे कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 को ऐड करेंगे तो 4, तो x12 है तो x1 x2, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर 4 है तो ऐड कर देंगे 4 तो 8 हो जाएगा x1 x3, फिर यहाँ पर लास्ट में 2 - 2 है तो -4 हो जाएगा, x23 है 2 तो x2 x3। तो इस सिचुएशन में पहला भी मिल रहा है और एग्जैक्टली लास्ट भी मिल रहा है, तो टाइपो मिस्टेक है इसमें, पहला और तीसरा इस हिसाब से सही है। लेकिन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कह सकते हैं कि वेरीफाइड क्वेश्चन होते हैं। अगर दुर्भाग्य से अनवेरीफाइड भी आ गया तो आपको जो सही लगता है उसको पहले तो टिक कर दिए, 2 मत टिक करिएगा क्योंकि OMR सीट रहेगी तो एक ही लेगा, और बाद में क्लेम करने का ऑप्शन आता है एग्ज़ाम के जस्ट बाद, आप क्लेम करिए विश्वविद्यालय को
कि आपके इस क्वेश्चन में ये गड़बड़ी थी, मैंने ये किया है, कृपया मुझे फुल मार्क देने की कृपा करें। ठीक है, तो वहाँ पर आपको नंबर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि मैं उत्साहित होकर के नेक्स्ट वीडियो को मैं बनाऊं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।